हरियाणा में अग्निवीरों को पुलिस भर्ती में मिलेगा 20% आरक्षण। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दी मंजूरी। आरक्षण में बदलाव के लिए सरकार को कैबिनेट में लाना होगा प्रस्ताव। कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह ने नूंह में आयोजित जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक में लोगों की समस्याओं का मौके पर ही किया समाधान। कहा, नूंह में रोजगार बढ़ाने के लिए सरकार लगातार प्रयासरत। प्रदेश की मंडियों में गेहूं व सरसों की आवक जारी। किसानों ने उचित प्रबंधन के लिए प्रशासन व सरकार का जताया आभार। एमएसपी पर बिक रही है फसल। और उत्तर भारत समेत देश के कई राज्यों के लिए मौसम विभाग ने हीट वेव का अलर्ट किया जारी। प्रदेश में अभी से मई जैसे पड़ रही है गर्मी। रोहतक व नारनौल का तापमान 40 डिग्री के पार पहुंचा। नमस्कार, मैं हूं शैली तनेजा। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा देश का ऐसा पहला राज्य है जिसने अग्निवीरों को सेना की समय अवधि के बाद नौकरी देने का प्रावधान कर उनका भविष्य सुरक्षित किया है और उन्हें सुरक्षा कवच प्रदान किया है। राज्य पुलिस की भर्ती में अग्निवीरों को 20% आरक्षण प्रदान किया जाएगा। इसी तरह से वन विभाग में फॉरेस्ट गार्ड, जेल वार्डन और खनन गार्ड की नौकरी में भी अग्निवीरों को 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री कल पंचकूला स्थित पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में अग्निवीरों को नौकरी में आरक्षण प्रदान करने को लेकर की गई समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अग्निवीर सेना की सेवा अवधि के बाद हरियाणा में नौकरी पा सकेंगे। इसको लेकर उनके लिए अलग से पोर्टल बनाया जाएगा जिस पर वे अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके बाद उन्हें शैक्षणिक योग्यता के आधार पर नौकरियों में वरीयता दी जाएगी। बैठक में जानकारी दी गई कि अग्निपथ योजना के तहत सेना के तीनों अंगों थल, जल व वायु सेना में अग्निवीरों की भर्ती की गई है। अग्निवीरों का पहला बैच जुलाई 2026 में पूरा होना है, जबकि हरियाणा मंत्रिमंडल ने इससे पहले ही हरियाणा अग्निवीर 2024 क्रियान्वित कर अग्निवीरों को सुरक्षा कवच प्रदान कर दिया है। हरियाणा में 2022-23 के दौरान 2227 तथा 2023-24 के दौरान लगभग 2893 अग्निवीर के रूप में थल, जल व वायु सेना में भर्ती हुए थे। हरियाणा में अग्निवीरों को खनन गार्ड, जेल वार्डन तथा एसपीओ की भर्ती में 10% हॉरिजॉन्टल आरक्षण दिया जाएगा। इसके अलावा ग्रुप सी की भर्ती में 5% आरक्षण दिया जाएगा। साथ ही बैठक में जानकारी दी गई जो अग्निवीर स्वरोजगार या उद्यमशीलता को अपनाना चाहते हैं उन्हें सस्ती दरों पर लोन उपलब्ध कराया जाएगा। इसके अलावा जो उद्योग अग्निवीरों को 3000 रुपये से अधिक मासिक वेतनमान पर सेवाओं में रखते हैं तो उन उद्योगों को सरकार 60,000 रुपये वार्षिक सब्सिडी भी उपलब्ध कराएगी। वहीं जो अग्निवीर प्राइवेट सुरक्षा कर्मी के रूप में सेवाएं देना चाहते हैं तो उन्हें गन लाइसेंस प्रदान करने में प्राथमिकता दी जाएगी। इसके लिए अग्निवीरों को पोर्टल पर आवेदन करना होगा। नूंह में आज जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक लघु सचिवालय में आयोजित हुई। इस दौरान उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राव नरबीर सिंह के सामने कुल 16 परिवाद रखे गए, जिसमें से 12 का मौके पर ही निपटान किया गया। कांग्रेस के विधायक आफताब अहमद, मामन खान इंजीनियर और मोहम्मद इलियास भी इस बैठक में शामिल हुए। बैठक के बाद में शिकायतों को खुले में सुना गया। कैबिनेट मंत्री ने अधिकारियों को लोगों की समस्याओं का जल्द समाधान करने के निर्देश देते हुए कहा कि सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। सरकार नूंह जिले के विकास के लिए लगातार प्रयासरत है। भाजपा सरकार की प्राथमिकता है कि यहाँ के युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार मिले और मेवात में इंडस्ट्रियल टाउनशिप लाई जाए। वहीं किसानों के धरने पर उन्होंने कहा कि किसानों को मुआवजा मिल चुका है। मुआवजा और हलफनामा देने के बाद किसान प्रदर्शन ना करें क्योंकि ये गलत तरीका है। कुछ पहले के भी पेंडिंग थे, कुछ नए थे। तकरीबन 12 का निपटारा हुआ, 4 रह गए पेंडिंग रखे जिसका अगली ग्रीवेंस कमेटी में उनका जवाब आ जाएगा। और बाद में जो मौके पे शिकायतें मिली वो तकरीबन 22 शिकायतें आई और ज्यादा शिकायतें नहीं थी, छोटी आम शिकायतें। मेवात क्योंकि हमारे हरियाणा का हम पिछड़ा हुआ क्षेत्र मानते हैं, लेकिन दिल्ली के इतना नजदीक होने के बाद भी टाउनशिप अब हम सोच रहे हैं कि यहाँ उद्योग आए, लोगों को रोजगार मिले,
भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिकता है कि मेवात में इंडस्ट्रियल टाउनशिप आए। मेरी कोशिश है कि हर ब्लॉक के अंदर एक क्लस्टर मेवात में बने। नहीं, किसानों को हम मुआवजा दे चुके, और कोई उनकी वैसी मांग होगी तो देखेंगे, लेकिन ये नहीं कि मुआवजा देने के बाद, एफिडेविट देने के बाद भी वो धरना प्रदर्शन करे, वो गलत तरीका है। इस तरह तो हरियाणा में कहीं भी हम जमीन ले नहीं पाएंगे। दो पर दूसरी पर भी मुआवजा दे दिया, उनसे एफिडेविट ले ली, उसके बाद भी यदि कोई गलत करता है तो सरकार उस बात को बर्दाश्त नहीं करेगी। इसके अलावा उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने अग्निवीरों का आरक्षण 10% से बढ़ाकर 20% करने का आश्वासन दिया है। कोई भी अग्निवीर घर ना बैठे, इसके लिए सरकार उनको रोजगार देना सुनिश्चित करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 अप्रैल को हरियाणा वासियों को 2 बड़ी सौगात देने आ रहे हैं। नई शिक्षा नीति के तहत हरियाणा प्रदेश में इसी वर्ष से त्रिभाषीय सूत्र लागू होगा, जिसके बाद हरियाणा में 9वीं में पढ़ने वाले बच्चों को अब संस्कृत, उर्दू और पंजाबी में से एक विषय का चयन करना होगा। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर पवन कुमार ने भिवानी में पत्रकार वार्ता में कहा कि हरियाणा में अब विद्यार्थी 9वीं कक्षा में 6 अनिवार्य विषय के साथ साथ एक वैकल्पिक विषय सहित 7 विषयों का अध्ययन कर सकेंगे। इसी को लेकर मुख्यमंत्री के साथ शिक्षा विभाग व बोर्ड की बैठक आयोजित होगी, जिसमें अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। प्रदेश के स्कूलों को त्रिभाषीय सूत्र लगाई का पत्र जारी कर दिया है। विद्यार्थी अगर वैकल्पिक भाषा पढ़ेंगे तो इससे उनके लिए रोजगार के अवसर अन्य प्रदेशों में भी बढ़ेंगे और प्रदेश में शिक्षा का स्तर भी ऊंचा होगा। 2020 के तहत त्रिभाषाई फार्मूला जो है ये इसी सत्र से लागू किया जाए, और इसी संदर्भ में माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय शिक्षा मंत्री जी के साथ कल यानी 8 अप्रैल को हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड और शिक्षा विभाग हरियाणा की एक बैठक भी है। छात्र हित में निर्णय लिए जाएंगे कि 9वीं 10वीं क्लास जो है उसमें त्रिभाषा फार्मूला हमने लागू किया है। NEP 2020 के ही आधार पर इसको लागू किया गया है, जिसमें इंग्लिश और हिंदी के अलावा संस्कृत, पंजाबी और उर्दू, इन 3 भाषाओं यानी संस्कृत, पंजाबी और उर्दू में से कोई एक भाषा वैकल्पिक विषय के रूप में विद्यार्थी को चुननी होगी। हमने लेटर अभी इशू कर दिया है सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल जो हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड से एफिलिएटेड हैं, सभी में ये लागू कर दिया गया है। और DOs को लेटर लिखा जा चुका है कि इंश्योर करें कि सभी स्कूल्स में विद्यार्थी 9वीं क्लास से तीसरी भाषा वैकल्पिक विषय के रूप में अपना चुनें और उसे पढ़ें। प्रदेश के ऊर्जा एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने डोमेस्टिक एयरपोर्ट अंबाला छावनी का निरीक्षण किया और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि डोमेस्टिक एयरपोर्ट में सुरक्षा के लिए कोलकाता से मल्टीपल सिक्योरिटी इक्विपमेंट अंबाला छावनी में पहुंच चुके हैं। अधिकारियों ने मंत्री को बताया कि इन उपकरणों में अंडर व्हीकल सर्च मिरर के अलावा एक्सप्लोसिव चेक, ड्रग चेक एवं अन्य तरह के आधुनिक उपकरण शामिल हैं। अनिल विज ने बताया कि डोमेस्टिक एयरपोर्ट पर यात्रियों के सामान को चेक करने के लिए 2 एक्सरे मशीन भी इंस्टॉल कर दी गई है। सेंट्रल एविएशन और स्टेट एविएशन मंत्रालय से बातचीत करें ताकि स्टाफ को जल्द तैनात किया जा सके। उन्होंने कहा कि एयरपोर्ट पर शौचालयों, वेटिंग रूम, हॉल, पार्किंग व आउटर एरिया की पूरी सफाई नियमित तौर पर की जाए। गौरतलब है कि अंबाला छावनी डोमेस्टिक एयरपोर्ट से पहले देश के 4 प्रमुख स्थानों जम्मू, अयोध्या, श्रीनगर और लखनऊ के लिए फ्लाइट शुरू हो रही है। अंबाला छावनी में डोमेस्टिक एयरपोर्ट बनने से अंबाला के आसपास शहरों के अलावा अन्य राज्य के लोगों को भी विमान सेवा का लाभ मिल सकेगा। प्रदेश की मंडियों में गेहूं, सरसों और बाजरा की आवक जारी है। महेंद्रगढ़ जिले की 6 मंडियों में सरसों की खरीद जारी है। नारनौल मार्केट कमेटी की सचिव मुकुल यादव के अनुसार जिले की मंडियों में अब तक 2 लाख क्विंटल सरसों की खरीद की जा चुकी है। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सरसों की सरकारी खरीद 15 मार्च से शुरू की गई थी। एक बार में एक किसान की 40 क्विंटल सरसों खरीदी जाएगी। साथ ही मंडियों में किसानों के लिए हेल्प डेस्क भी बनाए गए हैं। किसानों के लिए 5950 रुपए MSP निर्धारित की गई है कि मार्केट कमेटी ने किसानों के लिए टेंट लगवाया है, टीन शेड है, ठंडे पानी के लिए यहाँ पर वाटर कूलर की सुविधा उपलब्ध है और गेट के ऊपर ही हेल्प डेस्क बनाया गया है। अगर किसी किसान को किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो वो अपनी शिकायत हेल्प डेस्क में दर्ज करवा सकता है। मार्केट बोर्ड के द्वारा 6 मंडियां निर्धारित की गई हैं सरसों की खरीद के लिए। जिले की 6 मंडियों के अंदर सरसों के अराइवल अब धीरे धीरे बढ़ती जा रही है और जिला महेंद्रगढ़ में अब तक 2 लाख क्विंटल के करीब अराइवल हो चुकी है। और रही बात मार्केट कमेटी नारनौल की, तो अब तक 25,000 क्विंटल की अराइवल हो गई है।
वहीं किसानों ने मंडियों में उचित व्यवस्था के लिए प्रशासन व सरकार का धन्यवाद करते हुए कहा कि उनकी फसल न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी जा रही है और उन्हें कोई परेशानी नहीं हो रही है। आया हूँ, गवर्नमेंट ने बढ़िया व्यवस्था कर रखी है और मैडम बढ़िया तरियां पास कर रही है, बढ़िया तरियां ले रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 5950 रुपये पूरे दाम दे मिल रहे हैं और संतुष्टि से टोल हो रहा है, संतुष्टि से सारा काम हो रहा है। बहुत बढ़िया व्यवस्था है, सरकार को लेकर बहुत बढ़िया व्यवस्था कर रखी सरकार ने। किसान के लिए जो चाहिए ना वो मिल रहा है। मेरी फसल की पैदावार अच्छी थी, यहाँ का जायजा लिया तो यहाँ बिक्री के लिए लेके आया था, तो बढ़िया व्यवस्था है यहाँ की। और हमारी जो आजीविका है वो भी इसी सरसों के ऊपर निर्भर करती है। और सरसों का भाव जो गवर्नमेंट ने निर्धारित किया था 5950, अभी तक जो व्यवस्था थी 5950 में खरीद रही है और बहुत ही बढ़िया भाव मिल रहा है हमारे को। और मैं अपने सरसों लेके आया था, बहुत बड़ी व्यवस्था है यहाँ, साफ सफाई भी है। और अभी मैडम आ गई है, वो टेस्ट कर रही है, थोड़ी देर में सरसों तुल जाएगी। 5950 रुपये, सरकार बढ़िया है। उधर भिवानी की नई अनाज मंडी में सरसों की बम्पर आवक हो रही है। वहीं लेट कटाई के चलते गेहूं की आवक धीमी है। गेहूं लेकर आए किसानों ने कहा कि आते ही गेट पास कट गया और उनकी सरसों एमएसपी पर बिक रही है। उन्हें मंडी में कोई समस्या नहीं है और वह सरकार से संतुष्ट हैं। आते ही टोकन कट गया और आड़ती के पास आया तो उसने काटा कराया और सीधा डंपर उठवा लिया, कोई परेशानी नहीं हुई। मूल्य है उसका समर्थन मूल्य हमें मिल रहा है। गेहूँ लेके आया हूँ मैं, करीबन मुझे कोई व्यवस्था दिखाई नहीं दे रही और बढ़िया तरीके से खरीद हो रही है। और साफ सुथरे गेहूँ ले आओ तो उसके कोई परेशानी भी नहीं होती। 2450 रुपये का रेट चल रहा है। भिवानी अनाज मंडी के सचिव अनिल कुमार ने बताया कि अभी तक 1,41,000 क्विंटल सरसों की आवक हो चुकी है। उसमें से 97,000 क्विंटल खरीदी जा चुकी है। वहीं 45% सरसों का उठान भी हो चुका है। उन्होंने बताया कि शुरुआती दौर में सरसों की तरह गेहूं की आवक कम है, लेकिन 1 से 2 दिन में गेहूं की आवक तेजी पकड़ेगी। अब पीक पर है और हमारी जो है कल भी 17,000 के लगभग आवक हुई है। और अब तक हमारे मार्केट कमेटी भिवानी के अंदर में 3 मंडियाँ चल रही हैं, चांग है, भवानीखेड़ा और भिवानी मंडी। यहाँ अब तक कुल 1,41,000 की अराइवल हो चुकी है कल शाम तक की, और जिसमें 97,000 क्विंटल की खरीद की जा चुकी है। और लिफ्टिंग भी लगभग 45% हो चुकी है, जिसमें से 45,480 क्विंटल की लिफ्टिंग हुई है। जो अराइवल है वो पीक पर चल रही है और लगभग अप्रैल के लास्ट तक जो है कंप्लीट हो जाएगी। जैसे लोगों ने निकाल चुके हैं किसान भाई, और अब गेहूं की फसल की कटाई और कटाई चल रही है, तो 2-3 दिन में अभी गेहूं की भी अराइवल अच्छी तरह शुरू हो जाएगी। स्वास्थ्य और इससे जुड़े अच्छे व्यवहारों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए आज दुनिया भर में विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जा रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार इस वर्ष का विषय है स्वस्थ शुरुआत, आशावादी भविष्य। इस विषय का उद्देश्य मातृ और नवजात मृत्यु को रोकना है और महिलाओं के दीर्घकालिक स्वास्थ्य तथा कल्याण को प्राथमिकता देना है। माताओं और शिशुओं का स्वास्थ्य स्वस्थ परिवार और समुदाय की नींव है, जो हम सभी के लिए अति आवश्यक है और आशाजनक भविष्य सुनिश्चित करने में सहायता करता है। हर वर्ष 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस बार का थीम है मातृ एवं नवजात शिशु स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना। स्वस्थ शुरुआत, आशापूर्ण भविष्य इस वर्ष का शीर्षक है। आवश्यकता है कि मातृ व नवजात शिशुओं के स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए सब में जागरूकता पर ध्यान दिया जाए। आज विश्व स्वास्थ्य दिवस 2025 है। इस वर्ष का थीम है हेल्थियर बिगिनिंग्स, होपफुल फ्यूचर। स्वस्थ शुरुआत और आशापूर्ण भविष्य। इसमें मातृ एवं शिशु की देखभाल के लिए को टारगेट किया गया है। बहुत आसान से तरीकों से ये करा जा सकता है, जैसे कि कंगारू माता देखभाल, स्तनपान, केवल स्तनपान कराना, संक्रमण से बचाना,
छोटे बच्चों की जो देखभाल है, जो स्मॉल एंड सिक न्यूबॉर्न है, जो छोटे बच्चे हैं जो समय से पूर्व पैदा हुए हैं, उनके लिए SNCOs और माता के साथ भागीदारी वाली फैमिली पार्टिसिपेटरी केयर प्रोवाइड करना, मदर और न्यूबॉर्न केयर यूनिट्स बनाना। कई ऐसे कारक हैं जो शिशु के स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। माँ के स्वास्थ्य की दशा, गर्भावस्था में की गई देखभाल, गर्भावस्था के दौरान पोषण, पर्यावरणीय कारक जैसे गर्भावस्था के दौरान एक्सरे या विकिरण के संपर्क में आना, कीटनाशक जैसे हानिकारक पदार्थों का संपर्क, गर्भावस्था में कोई रोग या संक्रमण, कुछ स्वास्थ्य स्थितियां जैसे उच्च रक्तचाप, मधुमेह और मोटापा, साथ ही आनुवंशिक कारक भी शिशु के स्वास्थ्य पर प्रभाव डालते हैं। आवश्यकता है कि गर्भावस्था के लिए पहले से योजना बनाई जाए, समय समय पर जांच करवाएं और स्त्री रोग विशेषज्ञ को दिखाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व स्वास्थ्य दिवस पर स्वस्थ दुनिया के निर्माण की अपील की है। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि विश्व स्वास्थ्य दिवस पर आइए हम एक स्वस्थ विश्व के निर्माण के लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करें। हमारी सरकार स्वास्थ्य सेवा पर ध्यान केंद्रित करती रहेगी और लोगों की भलाई के विभिन्न पहलुओं में निवेश करती रहेगी। अच्छा स्वास्थ्य हर समृद्ध समाज की नींव है। वहीं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विश्व स्वास्थ्य दिवस पर अपने संदेश में कहा कि सर्वे संतो निरामया। इस दिवस पर हम सभी को स्वस्थ जीवन शैली के प्रति अपनी प्रतिबद्धता प्रदर्शित करते हुए जागरूकता हेतु सर्वोत्तम प्रयास करने होंगे, जिससे स्वस्थ विश्व की नींव पड़े एवं भावी पीढ़ियां हिष्ट पुष्ट व शक्तिशाली हों। स्वस्थ कल के लिए वर्तमान में आहार विहार के प्रति जागरूक होना ही आने वाले समय की मांग है। स्वास्थ्य के महत्व को समझाने और स्वास्थ्य सेवाओं के सुधार की दिशा में प्रयासों को तेज करने के लिए हर वर्ष 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। प्रदेश भर में आज अनेक स्थानों पर लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक किया गया। इसी कड़ी में आज जींद के नागरिक अस्पताल में भी नर्सिंग छात्राओं ने एक नाटक के माध्यम से लोगों को स्वस्थ रहने के प्रति जागरूक किया। इस अवसर पर उप सिविल सर्जन डॉक्टर पालेराम ने बताया कि आज विश्व स्वास्थ्य दिवस के उपलक्ष्य में विभाग ने लोगों को आने वाले स्वास्थ्य के प्रति सचेत करने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। लोगों को स्वच्छ वस्तुएं ही लेनी चाहिए ताकि उनका स्वास्थ्य बेहतर हो। व्यायाम और योग के माध्यम से हम अपने स्वास्थ्य को और बेहतर बना सकते हैं। की जो परिभाषा है उसके अनुसार ये नहीं है कि भी किसी एक आदमी को कोई बीमारी नहीं है। हर प्रकार से स्वस्थ, फिजिकली मेंटली हर प्रकार से स्वस्थ होना चाहिए। तो इसके लिए जो व्यक्ति को अपने फिजिकली एक्टिव रखें, एक्सरसाइज करें, योगा करें और खाने पीने का भी विशेष ध्यान रखें। अब जैसे गर्मी का मौसम है, पानी काफ़ी मात्रा में स्वच्छ पानी पिए और बाजार की जो फालतू चीज़ें हैं, रेहड़ियों की जो खुले में चीज़ें बिक रही है उनका सेवन ना करें और इस प्रकार से अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। WHO के अकॉर्डिंग हमारे 1948 में इसकी स्थापना हुई थी। तो हमारा 2025 का थीम है हेल्दी बिगिनिंग होपफुल फ्यूचर, यानी अपनी मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ केयर के बारे में इसमें बताया गया है। हमारे खुशी कॉलेज ऑफ नर्सिंग काकसिर हिसार की तरफ से आज हम आए थे। हमारे BSc नर्सिंग के स्टूडेंट्स ने आज एक स्किट के माध्यम से अपने जो पर्यावरण है जो दूषित हो रहा है उसको हम कैसे बचा सकते हैं। वहीं इस अवसर पर नर्सिंग छात्राओं ने भी अपने विचार साझा करते हुए लोगों को विश्व स्वास्थ्य दिवस के महत्व के बारे में बताया। विश्व स्वास्थ्य दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हम खुशी कॉलेज के बच्चे आज आप सबको बताने आए थे कि पर्यावरण किस तरीके से दूषित हो रहा है और उसे किस तरीके से बचाया जा सकता है। पर्यावरण में 3 तरीके के प्रदूषण है, वायु, जल और पृथ्वी। जैसे कि हम सब देखते आ रहे हैं कि आजकल पटाखों को जलाने की वजह से, वाहनों की वजह से वायु प्रदूषण बहुत ज़्यादा फैल रहा है। तो हमें उसको कम कैसे करना है उससे रिलेटेड हम सब ने आज आपको इन्फॉर्मेशन दी है। हमने हमारे नाटक के जरिए सभी लोगों को जागरूक किया है और ये बताया है कि हमें अपने आसपास कूड़ा करकट नहीं फैलाना चाहिए, क्योंकि इससे बहुत सारी बीमारियां फैलती है। अब सबके घरों में छोटे छोटे बच्चे होते हैं, अब वो तो उन्हें तो क्या समझ ही नहीं है भाई उन्हें क्या करना और क्या नहीं करना।
तो इसीलिए वो कोई भी रैपर वगैरह उठाकर उन्हें मुंह में ले लेते हैं, तो इससे बहुत सारी बीमारियां फैल जाती है। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, कूड़ेदान का प्रयोग करना चाहिए अपने घरों में। उत्तर भारत समेत देश के कई राज्यों के लिए मौसम विभाग ने हीट वेव का अलर्ट जारी किया है। राजस्थान में आने वाले 4 से 5 दिनों तक भीषण लू चलने की आशंका है। गुजरात और सौराष्ट्र का कच्छ क्षेत्र, मध्य प्रदेश में 8 से 10 अप्रैल के बीच कुछ इलाकों में लू चलने की चेतावनी जारी की गई है। वहीं महाराष्ट्र में अगले 4 दिनों तक तापमान 2 से 4 डिग्री तक बढ़ सकता है। साथ ही मौसम विभाग ने दिल्ली के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में पारा 42 डिग्री तक जा सकता है, जिससे राजधानी में हीट वेव जैसे हालात बन सकते हैं। उधर हरियाणा में अप्रैल महीने में ही मई जैसी गर्मी पड़ने लगी है। प्रदेश में पारा सामान्य से 4 डिग्री बढ़ चुका है। इससे प्रदेश के 2 शहरों रोहतक और नारनौल में पारा 40 डिग्री तक पहुंच गया है। इससे पहले साल 2019 में अप्रैल के पहले हफ्ते में तापमान 40 पार हुआ था। विभाग ने आज के लिए 16 जिलों में गर्मी का येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग के मुताबिक 9 अप्रैल तक प्रदेश के सभी जिलों में तापमान 40 डिग्री पार कर जाएगा। अगर सामान्य से 5 डिग्री तापमान बढ़ा तो फिर हीट वेव चलने लगेंगी। इन जिलों में हिसार, भिवानी, रोहतक, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, झज्जर, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, नूंह, सिरसा, फतेहाबाद, जींद, पानीपत और सोनीपत में गर्मी ज्यादा रहेगी। हालांकि 6 जिलों पंचकुला, यमुनानगर, अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल व करनाल को ग्रीन जोन में रखा गया है। यहां तापमान सामान्य के आसपास रहेगा। युवाओं को नशे के विरुद्ध जागरूक करने के लिए शुरू हुई राज्य स्तरीय साइक्लोथॉन 2.0 यात्रा आज महेंद्रगढ़ जिले के गांव बाघौत पहुंची। इस मौके पर विधायक कंवर सिंह यादव व उपायुक्त डॉक्टर विवेक भारती ने यात्रा का स्वागत किया। कल ये यात्रा रेवाड़ी पहुंचेगी। ड्रग फ्री हरियाणा के तहत आयोजित इस साइक्लोथॉन में जिला के लोगों में भारी उत्साह दिखा। 47,000 से अधिक लोगों ने इसके लिए पंजीकरण करवाया था। विधायक कंवर सिंह ने कहा कि नशे को समूल नष्ट करना न केवल सरकार और पुलिस का काम है, अपितु सबकी साझेदारी से ये अभिशाप समाप्त होगा। अभियान है नशा मुक्ति। इस प्रदेश को नशा से मुक्त करवाना हमारा मुख्य उद्देश्य है और इस उद्देश्य के लिए ही पूरा प्रशासन, मुख्यमंत्री जी ने जो एक घोषणा की है, एक निर्णय लिया है, उस निर्णय को हम अंतिम टेलू ले जाएंगे और इस प्रदेश को नशा मुक्त करेंगे। उपायुक्त डॉक्टर विवेक भारती ने बताया कि जिला प्रशासन जन भागीदारी के साथ इस कार्यक्रम को सफल बना रहा है। नशे को समाप्त करने के लिए जन भागीदारी जरूरी है। युवाओं को नशे को छोड़कर खेलों की तरफ लगाना चाहिए। 5 से 27 चल रही है। आज महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में एंट्री हुई है। आज का जो पूरा रूट रहेगा वो नारनौल जाके खत्म होगा। कल नारनौल से 7 बजे फ्लैग ऑफ कंप्लीट करेंगे और वो आगे रेवाड़ी जाएंगे। बेसिकली नशा मुक्त हरियाणा का संदेश ये यात्रा दे रही है और लोगों को कह रही है कि फिजिकल एक्सरसाइज करें और नशे को छोड़ें। प्रोग्राम चलाए जाएंगे, पुलिस की तरफ से भी कई प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं और इसके लिए हम रेगुलरली रिव्यू भी ले रहे हैं ताकि जो ये हमारी बुराई है इसको हम खत्म कर सकें। पंचकूला के महाराजा दाहिर सेन सभागार में हरियाणा साहित्य एवं सांस्कृतिक अकादमी द्वारा सप्त सिंधु डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्टडी संकुल के संयुक्त तत्वाधान में प्रथम अंबेडकर संवाद 2025 संगोष्ठी का आयोजन किया गया। संगोष्ठी का विषय भारतीय सामाजिक संरचना को जानने का आम्बेकारी मार्ग था। इस संगोष्ठी में लगभग 100 प्रतिभागियों ने भाग लिया। इस अवसर पर अकादमी के कार्यकारी उपाध्यक्ष डॉक्टर कुलदीप चंद्र अग्निहोत्री ने बताया कि डॉक्टर अंबेडकर की शूद्र कौन थे पुस्तक हमारे भारतीय सामाजिक संरचना पर महत्वपूर्ण पुस्तक है। आज के समाज वैज्ञानिकों को अंबेडकर की इस कृति पर काम करने की जरूरत है। वर्ग और जाति के भेद को समझने की जरूरत है। रंग के आकार पर जो भेदभाव है उसका अंबेडकर विरोध करते हैं और श्री कृष्ण का उदाहरण देते हैं। डॉक्टर BR अंबेडकर का दृढ़ विश्वास है कि संविधान की मूल आत्मा के 3 प्रतीक स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्वता भारतीय ज्ञान परंपरा के प्राय हैं। और एक चौथी किताब भी जो उन्होंने लाहौर में एक कार्यक्रम के लिए भाषण दिया था वो छपा हुआ है, एनहिलेशन ऑफ कास्ट। मुझे लगता है कि 4 किताबें यदि इनका गहराई से अध्ययन कर लिया जाए तो हिंदुस्तान की सामाजिक व्यवस्था की कुरीतियों को समझने का और उनसे निपटने का
बहुत बड़ा मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। अम्बेडकर का मानना है कि जो शूद्र हैं वो प्रैक्टिकली क्षत्रियों का ही एक हिस्सा है। दूसरा, अम्बेडकर की जो फाइंडिंग्स है इसमें कि आज के जो अनटचेबल हैं उनका शूद्रों से कुछ लेना देना नहीं है। तीसरा, अम्बेडकर की जो फाइंडिंग है वो ये है कि आर्य बाहर से आए, ये जो सिद्धांत थ्योरी ब्रिटिश लोगों ने दी, ये थ्योरी मिस्चीवियस है, पॉलिटिकल थ्योरी है, ये गलत है। आर्य आक्रमण सिद्धांत जो है ये गलत है। आर्य यहीं के रहने वाले। जब हम खेती के लिए पुराने तरीकों को अपनाते हैं तो न केवल हमारी फसल बेहतर होती है बल्कि हम अपने पर्यावरण की भी रक्षा करते हैं। नरवाना क्षेत्र के गांव खरल के किसान शमशेर सिंह ने वर्षों तक पारंपरिक खेती करने के बाद प्राकृतिक खेती अपनाई, जिससे न केवल उनकी जीवन शैली बदली बल्कि उनकी आमदनी में भी इजाफा हुआ। शमशेर ने बताया कि पारंपरिक खेती में बहुत खर्च होता था, लेकिन जब से उन्होंने प्राकृतिक खेती शुरू की है तब से न केवल लागत कम हुई है बल्कि पैदावार भी अधिक हो रही है। वो किसी भी रासायनिक दवाई या खाद का इस्तेमाल नहीं करते बल्कि गोबर से बनी खाद्य का उपयोग करते हैं। वो गन्ने की फसल उगाकर घर पर गुड़ तैयार करते हैं, जिससे उनकी आय में लाखों रुपए की वृद्धि हो रही है। इस प्रक्रिया में वे आसपास के किसानों की भी मदद करते हैं। था उसके बाद कुछ बाहर का कुछ मतलब 30-40% आने लग गया। आज की डेट में मेरे उधर है हर रोज़ 30-40 क्विंटल गंडा यानी कि 3-4 क्विंटल गुड़ मैं हर रोज़ बनाऊँ, वो भी बाहर का। और ये डेढ़ महीना मतलब कंटिन्यू चल रहा है मेरा द्वारा प्रोग्राम। लोग मतलब सेहत के प्रति काफ़ी जागरूक हैं। अपना गन्ना लगभग लान लग के लोग बस चिन्नी तक पीछा छुटाया जा सके। अपने गुआंढ के जिस तरह पिपल था गए, रेौर के, बामनी वाला के, दमतान के, खरल के, अपने लोग तो मतलब कि 8-10 किलोमीटर तक के आऊँ। 1 किला गन्ना का लाऊँ जी। 1 किला नेचुरल गन्ना है मेरे पास 200-250 क्विंटल तक हो जाए, और जिसका मतलब 20-22-25 क्विंटल तक गुड़ बन जाए उसका। और मैं 100 रुपये किलो गुड़ बेचूँ, खुद बनाऊँ हूँ मैं। गेहूँ भी जिस तरह मैं तो सारी नेचुरल खेती करूँ जी, प्राकृतिक प्योर, पिछले 8-9 साल से। बल्कि बाग में अभी मेरा बाग में मतलब अपने जिस तरह सब्जी वगैरह लाऊँ मैं, फिर सोना मोती कणक है, बासमती धान लगाऊँ। सहायक प्रौद्योगिकी प्रबंधक राजेश कौशिक ने बताया कि शमशेर सिंह एक प्रगतिशील किसान हैं। वे प्राकृतिक खेती के जरिए न केवल अपनी आय बढ़ा रहे हैं बल्कि स्वास्थ्यवर्धक खेती कर रहे हैं। वे अन्य किसानों को भी प्राकृतिक खेती के लिए जागरूक कर रहे हैं। सरकार द्वारा प्राकृतिक खेती पर सब्सिडी भी दी जा रही है। प्राकृतिक खेती से जुड़े हुए और प्राकृतिक खेती में इन्होंने बहुत ज़्यादा नाम किया हुआ है। यदि हम देखें तो पहले इनकी सेहत बहुत ज़्यादा थी, लेकिन जैसे जैसे ये प्राकृतिक की ओर जाने लग रहे हैं तो सेहत इनकी कंट्रोल आने लग रही है। इन्होंने जो पुराना तरीका है अपना, वो सारा का सारा पुराना तरीका अपना लिया है। जिस तरीके से पुराने बूढ़े खेती करा करते वैसी ही ये खेती आज के दिन करने लग रहे हैं और उससे बाहरी इनकम प्राप्त करने लग रहे हैं। इनकम भी इनकी बहुत ज़्यादा होने लग रही है कि शमशेर सिंह बिल्कुल प्राकृतिक तरीके से खेती करने वाले किसान हैं। वहीं किसान प्रेम सिंह और रोजगार पाने वाली पूनम ने बताया कि हम यहाँ बिना किसी रासायनिक दवाइयों के बने गुड़ का निर्माण करते हैं। लगा गुड़ कैसे बना, हम देखने के लिए आए थे यहाँ पर, और फिर इसके लिए मैंने बहुत अच्छा लगा जी। बहुत सही है गुड़ बना रहे, बिना रे दवाई का गुड़ है उसका जी, बिना रे दवाई का ईंख है जी। और गंडा बहुत सोना था जी, बहुत अच्छा गुड़ है जी, बहुत बढ़िया जी। वहाँ दिहाड़ी मिल रही है जी, इनका भी काम बढ़िया चल रहा है जी, हमारा भी 4 लेडीजों का बढ़िया काम चल रहा है जी। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।